देखिए, हम लोगों का स्टडी नोट 2 पढ़ रहे थे हम लोग आपके एसपीएम का, और उसके अंदर हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे। एक तो हमने पढ़ लिया था कि बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है। एक हमने उसके अलावा डुपॉन्ट एनालिसिस पढ़ लिया था। एक मैंने आप लोगों को बेंचमार्किंग और बेंच ट्रेंडिंग बताया था। और लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके अंदर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट ईआरपी पढ़ा था। एक बार सभी बच्चे मुझे ये बता दें यहां तक आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, ओके। अब देखिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो ईआरपी पढ़ा था, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, मैं उस एग्जाम्पल को एक बार दोबारा से बताना चाहूंगा क्योंकि हमारा आगे वाला टॉपिक इस एग्जाम्पल से कंटिन्यू होगा। ये है लाला जी की दुकान, और ये बंदा आया, बोला कि साहब आखिर क्या प्रॉब्लम है। ये बोला कि यार मुझे बहुत सारे अलग अलग रजिस्टर्स बनाने पड़ते हैं, और ये बड़ा वैसा काम है कि इतनी सारी चीजों का मुझे अलग अलग ध्यान रखना पड़ता है। तो इन्होंने एक एडवाइस दी, इन्होंने बताया कि एक सॉफ्टवेयर आता है, उस अकेले एक सॉफ्टवेयर के अंदर, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपनी कंपनी का सब कुछ मैनेज कर लोगे। आप अकेले एक सिंगल सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी कंपनी का सब कुछ मैनेज कर लोगे। और उस सॉफ्टवेयर का नाम इसने बताया था ईआरपी। तो लाला जी ने ये ईआरपी यूज कर लिया। अब आगे देखें, अब यहीं पर आप लोग ध्यान से पढ़ें। अब ये जो लाला जी सेलर हैं, दुकानदार हैं, इन्होंने अपनी दो बातें बोली। पहली बात इन्होंने बोली, यार अगर मुझे सेम ईयर का डेटा चाहिए तो मुझे इस सॉफ्टवेयर से मिल रहा है वो, लेकिन मुझे तो अलग अलग ईयर्स का डेटा चाहिए। हो सकता है मुझे बहुत पुराने सालों का डेटा की जरूरत पड़ जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज चल रहा है 2021, ये बोले कि मुझे तो 1985 का डेटा चाहिए। 1985 के अंदर भी दिसंबर महीने का डेटा चाहिए। दिसंबर महीने के अंदर भी मुझको तो 21 से 25 दिसंबर के बीच का डेटा चाहिए। तो लाला जी ने बोला कि यार तुमने जो मुझे सॉफ्टवेयर बताया एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं सेम ईयर का डेटा, हर डेटा अपने पास में इकट्ठा कर लेता हूं, मुझे ये समझ में आ गया। पर अगर मुझे मल्टी डायमेंशन में मूव करना है, मुझे अगर मल्टी डायमेंशन के अंदर, ये तो सिंगल डायमेंशन हो गया, सेम ईयर सिंगल डायमेंशन, एक ही साल का बता रहा है, मुझे तो मल्टी डायमेंशन जाना है। मुझे तो अलग अलग सालों का डेटा देखना है, पुराने साल में क्या था, कौन से ईयर में क्या था, उस ईयर के मंथ में क्या था, उस मंथ के डेज में क्या था। मुझे तो नीचे तक अलग अलग अंदर की डायमेंशंस में मूव करना है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर काम आएगा। तो फिर बंदे ने एडवाइस करी कि एक सॉफ्टवेयर है और एक प्रोसेस है, उसको ओलाप बोला जाता है, आप इसको यूज कर लो। ये भी सॉफ्टवेयर की एक कैटेगरी है, ये भी एक तरीके की टेक्नोलॉजी ही है, आप इसको यूज कर लो। इससे क्या होगा, इससे सबसे बड़ी बात है आपको मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस मिलेगा। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि आप अगर 2021 में खड़े हैं तो पहले तो आप किसी भी ईयर का देख सकते हैं, उसके अंदर किसी भी मंथ का देख सकते हैं, उसके अंदर किसी भी डे का देख सकते हैं, उसके अंदर किसी भी आवर का देख सकते हैं। मल्टी डायमेंशन है ये सॉफ्टवेयर, बहुत सही सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको अलग अलग टाइम पीरियड का पूरा सीक्वेंस वाइज डेटा मिल जाएगा, आराम से स्लाइसिंग होगी कि यहां से यहां पे चले जाओ, यहां से यहां पे चले जाओ। दूसरा फिर ये भी बोला गया कि इसमें अगर आपने ये सॉफ्टवेयर, ओलाप जो सॉफ्टवेयर है, वो अगर कंपनी ने परचेज कर लिया तो ऐसा नहीं है कि आप उसे सिर्फ एक ही सिस्टम पर चला पाओगे, कंपनी के एक ही कंप्यूटर पे चला पाओगे। आप उस सॉफ्टवेयर को कंपनी के बहुत सारे कंप्यूटर्स में चला सकते हैं।
तो कहने का मतलब ये मल्टी डायमेंशनल तो है, उसके अलावा ये मल्टी यूजर भी है, और ये सबसे बेस्ट रहता है। इससे आप बहुत सारे ईयर्स का डेटा अपने पास में रख सकते हैं, जिससे जो भी क्वेरीज है वो सॉल्व होती चली जाएंगी, और आपके पास में प्रॉपर डेटाबेस रहेगा, जो कि कितने भी बड़े साइज का है, कितना भी कॉम्प्लेक्स है, आप उसे बहुत फास्ट तरीके से, बहुत इजी तरीके से एक्सेस कर पाएंगे। सभी बच्चे मुझे बताएंगे, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि ओलैप जो है वो क्या है, तो आपको लिखना है ओलैप जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, ये एक कैटेगरी है जिसके ये मल्टी डायमेंशन लेवल पे काम करता है। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कंपनी अपने किसी भी ईयर का, किसी भी मंथ का, किसी भी डे का डेटा पता कर सकती है। ये काफी बड़े साइज के डेटा को अपने अंदर इंक्लूड करता है, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो बहुत इजीली आपके सामने डेटा को रिवील कर देता है। और ये मल्टी डायमेंशनल के साथ साथ मल्टी यूजर भी है। मुझे बताएं, क्या यहां तक की कहानी समझ में आई कि नहीं आई? एक बार ये कंफर्म करेंगे मुझको आप बच्चे। यहां तक जो मैंने पढ़ाया वो क्लियर? ओके, वेरी गुड। अभी देखिए, यहां पर जून 2017 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है। जून 2017 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ओलैप क्या होता है, उसके ऊपर एक ब्रीफ नोट लिख दो। तो अभी तक हमने ये समझा कि ओलैप होता क्या है। अब इसके अंदर हम मूव करते हैं। स्टूडेंट बोलता है कि सर, क्या ये जो आपने सॉफ्टवेयर बताया मुझको, क्या इसके टाइप्स भी होते हैं? मैंने बोला यार, बेसिकली देखा जाए तो होने को तो टाइप इसके 6 टाइप होते हैं। ये जो ओलाप सॉफ्टवेयर है, इसके 6 टाइप्स होते हैं। आप उसको ओलाप सर्वर बोल सकते हो या ओलैप टाइप बोल सकते हो, एक ही बात है। तो अगर एग्जाम में ये आ जाता है कि ओलाप के टाइप बताओ या ओलाप के सर्वर बताओ, वो सेम चीज है। इसके 6 टाइप होते हैं, लेकिन हमें 3 टाइप जो हैं वो समझने हैं। बाकी के 3 टाइप का सिर्फ नाम याद रख लेना, समझने हमको 3 टाइप है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर, जो 3 टाइप है उनमें से फर्स्ट कौन सा है? उनमें से फर्स्ट है मल्टी डायमेंशनल ओलाप, जिसको हम मोलाप के नाम से भी शॉर्ट में बोलते हैं। स्टूडेंट बोलता है कि सर, मुझे सिर्फ एक चीज बताओ। आपने बोला कि ये जो ओलाप है, आप इसके टाइप्स बोल दो या इसके सर्वर्स बोल दो, एक ही बात है, सेम बात है। और ये 6 होते हैं। इनमें से फर्स्ट होता है मल्टी डायमेंशनल। इनमें से फर्स्ट होता है मल्टी डायमेंशनल। सर, मल्टी डायमेंशनल ओलाप जो आप बोल रहे हो, ये तो नॉर्मल ओलाप है ना, जो अभी आपने समझाया। क्या आप हमसे ये बोलना चाहते हो कि ओलाप जो अभी आपने हमको समझाया है और इसका फर्स्ट टाइप मोलाप, मल्टी टाइप, ये सेम है? अगर हम सिर्फ ओलाप की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम मोलाप की बात कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट वाला जो टाइप है वो उसका मीनिंग जो है वो एक्चुअली में जो ओलाप का मीनिंग है उससे मिलता है। हाँ जी, बिल्कुल। आप चाहे से इसको ओलाप बोल दें, चाहे से आप इसको मोलाप बोल दें, ये सेम बात है। तो मैंने अभी आपको ये जो ओलाप के बारे में समझाया है, ये सेम है, क्योंकि नाम से पता चलता है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल ये अंदर तक जाकर आपको एक एक चीज का डेटा बता देगा। तो मैं दोबारा से बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुन लें आप लोग, मैं दोबारा से बोल देता हूं। ओलाप एक सॉफ्टवेयर है जो मल्टी डायमेंशनल लेवल पर काम करता है, मल्टी यूजर लेवल पर काम करता है। कंपनी इस सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने किसी भी ईयर का डेटा, किसी भी मंथ का डेटा, किसी भी डे का डेटा अपने पास में लेकर आ सकती है। इसके 6 टाइप होते हैं, जिसमें से इसका पहला टाइप जो है उसे हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ओलाप। और ये जो फर्स्ट टाइप है मोलाप, इसका मीनिंग सेम होता है। जब मैं आपको ओलाप पढ़ा रहा होता हूं, एक्चुअल में आपको टॉपिक पढ़ा रहा होता हूं, उस वक्त हम इसका फर्स्ट टाइप बाय डिफॉल्ट पढ़ रहे होते हैं। मुझे बताएंगे सभी बच्चे, क्या यहां तक की कहानी आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताएं।
यहां तक का क्लियर है आप लोगों को? मैंने आपको समझाया ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग एक सॉफ्टवेयर है, उसके 6 टाइप होते हैं, उसमें से पहला मल्टी डायमेंशनल होता है, और ओलाप और मोलाप सेम बात होती है। बच्चा बोलता है सर यहां तक समझ में आ गया, दूसरा बता दो। दूसरा है रोलाप। रोलाप का मतलब है रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, रोलाप। सर इसमें क्या होता है? देखिए अब बहुत ध्यान से सुने, जब हम मोलाप को यूज करके डेटा निकालते हैं ना, तो वो मल्टी डायमेंशन लेवल पे तो काम कर रहा है, वो आपको किसी भी ईयर का डेटा निकाल के दे देगा, लेकिन वो दूसरे ईयर से रिलेशन नहीं बताएगा उसका। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, एक कंपनी है एबीसी। अब दो सिचुएशन लीजिए। पहली सिचुएशन, उसको 1985 का डेटा चाहिए, मोलाप उसे प्रोवाइड कर देगा। उसे 1985 के अंदर किसी मंथ का चाहिए, उसके अंदर किसी डे का चाहिए, मोलाप प्रोवाइड कर देगा। लेकिन आप अगर ये बोलोगे कि यार मुझे यहीं पर, यहां तक मैं अंदर आ गया हूं, यहां पर मैं अंदर आ गया हूं, अब यहीं पर मुझे ये चेक करना है कि 1986 में इस मंथ के इस दिन क्या डेटा था, 1987 में इसी मंथ के इस डे में क्या, मतलब आप रिलेट करना चाहते हो, मोलाप वहां पे आपकी यूज नहीं कर पाता, मोलाप वहां पे आपकी हेल्प नहीं करेगा। वो बोलेगा मैं पर्टिकुलर ईयर का, पर्टिकुलर मंथ का, पर्टिकुलर डे का डेटा निकाल दूंगा। लेकिन अगर तुम इस तरह से टेबल के तौर पे रिलेशन देखना चाहते हो कि 85 में क्या था, 86 में क्या था, 87 में क्या था, 88 में क्या था, अगर तुमको ये भी देखना है, तो फिर फर्स्ट वाला टाइप तुम्हारे काम नहीं आएगा, तुम्हारे पास में काम आएगा रोलाप, रिलेशनल, रिलेशन बता देगा कि कैसे, क्या ट्रेंड है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर आपको एक पर्टिकुलर ईयर का जानना है तो मोलाप आपके लिए एक्यूरेट है, लेकिन अगर आपको चीजों को रिलेट करना है तो फिर उसके लिए आपको रोलाप को यूज करना पड़ेगा। तो आप जो भी आपकी कंपनी के जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर खरीद लें। मुझे बताओ क्या ये समझ में आया आप लोगों को? यहां तक जल्दी से मुझे बता दें। अभी तक मैंने आपको समझाया ओलाप क्या होता है, उसके 2 टाइप बताए हैं, एक मोलाप और एक रोलाप। क्लियर है ये चीज यहां तक? इसके बाद में नेक्स्ट देखें, अब नाम बोलता है हाइब्रिड। शायद आप लोगों को इसका हिंदी मीनिंग तो आता ही होगा। अब देखिए, एक कंपनी है एबीसी नाम की, उसके पास 3 ऑप्शन है। पहला, अगर उसे पर्टिकुलर ईयर का निकालना है तो ये सॉफ्टवेयर परचेज कर ले। अगर उसको रिलेशन जानना है, अगर उसको रिलेशन जानना है तो ये सॉफ्टवेयर परचेज कर ले। अगर उसको दोनों चाहिए, उसे लगे कि कभी कभी मेरे ये चीज काम में आती है, कभी कभी मेरे ये भी चीज काम में आती है, तो हाइब्रिड परचेज कर ले। इसमें दोनों यूज मिल जाएंगे आपको, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। ये हो गया हाइब्रिड। बाकी के जो 3 टाइप मैंने बोला था 6 टाइप होते हैं टोटल, 3 आपको समझ में आने चाहिए। बाकी के 3 के सिर्फ आप नाम याद रखें, बाकी इसको समझने की जरूरत ऐसी आपको नहीं है। मुझे सभी बच्चे चैट पर बताएंगे क्या आपको समझ में आया। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग एक सॉफ्टवेयर है जिसके 6 टाइप होते हैं, जिसमें से एक मोलाप होता है, एक रोलाप होता है और एक हाइब्रिड होता है। यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर लें जल्दी से। क्लियर है? ओके, अब मैं चलता हूं आगे। नेक्स्ट चलते हैं। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। उस क्वेश्चन का मुझे आप लोग जवाब दे दें जल्दी से। आप लोगों की ज्योग्राफी स्ट्रांग है? आप लोगों ने ज्योग्राफी तो पढ़ी होगी ना, सभी बच्चे ज्योग्राफी तो पढ़ते हैं साहब। स्ट्रांग है क्या ज्योग्राफी? चलो मुझे ये बता दो जल्दी से फिर आप। चलो मुझे ये बताओ एक बार, देखो समझो, जो हमारा अर्थ है उसमें चेंजेस आते रहते हैं, और चेंजेस बहुत सारे रीजंस की वजह से या फैक्टर्स की वजह से आते हैं। वो फैक्टर्स एक तो हो सकते हैं कि आउट ऑफ द अर्थ हो। आउट ऑफ द का अर्थ का मतलब जिस पर हम रह रहे हैं, और एक हो सकता है इनसाइड द अर्थ हो। अर्थ के अंदर भी तो बनता रहता है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स चलती हैं और लावा बनता रहता है, वो फूट के बाहर आता है, फिर उससे अर्थ का जो शेप है वो चेंज हो जाता है।
तो अर्थ में जो चेंजेस आते हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से आते हैं। कुछ फैक्टर्स अर्थ के बाहर ही चल रहे होते हैं, जैसे बारिश हो रही है, जैसे हवा चल रही है, जैसे पानी, ये चीजें। लेकिन फ्लड हो गया, है ना। लेकिन कुछ चीजें अंदर चलती हैं, जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट चलता है, जैसे कि आपका अर्थक्वेक आता है ना, यहाँ पर लैंडस्लाइड आ सकता है, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। आपको पता है जो फैक्टर्स अर्थ के बाहर वाली सरफेस पर हैं और वो अर्थ की शेप में चेंजेस ला रहे हैं, उनको हम बोलते हैं एंडोजीनस। उनको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्सोजीनस, उसको हम बोलते हैं एक्सोजीनस, क्योंकि वो बाहर है। और जो इनसाइड है, अंदर है, उनको हम बोलते हैं एंडोजीनस। पहले आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ये मैंने आपको ज्योग्राफी समझाई। अब मैं आपको एसपीएम पर लेकर आ जाता हूं। कंपनी के अंदर कंपनी का प्रॉफिट लॉस, कंपनी का परफॉर्मेंस, इनको अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कुछ फैक्टर्स कंपनी के अंदर ही होते हैं, कुछ फैक्टर्स कंपनी के बाहर होते हैं। कॉम्पिटिटर हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, लाइसेंस रिक्वायरमेंट हो गई, सप्लायर हो गया, और कुछ चीजें अंदर होती हैं, कंपनी का मैनेजमेंट, मशीन, मैन, मटेरियल, ये सब चीजें। जो इनसाइड है उनको हम बोलते हैं एंडोजीनस, और जो बाहर के हैं उनको हम बोलते हैं एक्सोजीनस। मुझे बताएं, क्या ये बात समझ में आई आपको? क्या ये समझ में आ गया? कंपनी को बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस को, कंपनी के प्रॉफिट को, कंपनी के मूवमेंट को, किस तरीके से कंपनी आगे जाएगी, नीचे गिरेगी। कुछ फैक्टर्स में से वो फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी के अंदर के ही होते हैं, मतलब हम कंपनी के अंदर के लोग। कुछ होते हैं जो बाहर के होते हैं, कॉम्पिटिटर हो गया, गवर्नमेंट हो गई। वो फैक्टर्स जो बाहर के हैं और वो अफेक्ट कर रहे हैं, हम उसको एक्सोजीनस फैक्टर्स या वेरिएबल्स बोलते हैं। और जो अंदर के हैं हम उन्हें एंडोजीनस वेरिएबल्स बोलते हैं। एक बार सभी बच्चे चैट पर बता दें यहां तक की बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से। अगर कोई भी डाउट है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं यहां तक। चलिए, ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो यहां तक अब हम समझ चुके। अब इसके बाद में जो मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत ही बोरिंग सा टॉपिक है, क्योंकि इतने टाइम से हम एसपीएम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, स्टडी नोट 1 और 2 पढ़ा, वो रिपीटेड होंगी जल्दी चीजें। तो मैं बहुत जल्दी से आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। ऑल्दो एग्जाम में कभी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बाई चांस है कि आ जाए, बट मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लें एक बार आप। देखिए यहां पे समझा देता हूं। कोई भी एक प्रोडक्ट है तो उसकी लाइफ स्टेज होती है, स्टेजेस होती हैं उसकी लाइफ में। जैसे इंसान की लाइफ में होती है, पहले बच्चा होता है, देन उसके बाद में थोड़ा टीन एज में आ जाता है, फिर प्रॉपर वो यंग एज में आ जाता है, देन फिर वो बुढ़ापे की तरफ मूव, ऐसे लाइफ स्टेजेस है। प्रोडक्ट की लाइफ की भी स्टेज होती है। उस स्टेज को हम दो पार्ट्स में बांट देंगे। पहले पार्ट को हम बोलेंगे, पहली स्टेज को हम बोलेंगे एमआरपी या फिर एमआरपी 1, और दूसरी स्टेज को हम बोलेंगे एमआरपी 2। यहां पर आप जो एमआरपी 2 देखोगे, जो आप एमआरपी 2 देखोगे, उसकी फुल फॉर्म होगी मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। यहां पर जो आप एमआरपी 2 देखोगे ना, उसका है मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, और इसको बोलते हैं मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग। बहुत ध्यान से सुने। प्रोडक्ट को पहले रॉ मटेरियल मंगाया जाता है, फिर रॉ मटेरियल जब आता है तो देखा जाता है कि कितना रॉ मटेरियल हमको चाहिए, पहले से हमारे पास में कितना है। फिर हम फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर में कितनी डिमांड आ सकती है, उसके हिसाब से अपने पास में इन्वेंट्री रख लो, जिससे ऐसा नहीं हो कि डिमांड आ जाए और हम प्रोडक्ट बना ना पाए, मार्केट टूट जाए हमारा। तो प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल मंगवाने से और इन्वेंट्री मैनेज करने तक का जो काम है,
वो MRP 1 में आता है, इसीलिए इसका नाम है मेटेरियल। नाम सुन ले दोबारा से, मेटेरियल रिसोर्स प्लानिंग। कि जो कच्चा माल है वो कंपनी में कैसे आएगा, कहां से आएगा, कितने का आएगा, कितना आएगा, इन सब चीजों की प्लानिंग करना मेटेरियल रिसोर्स प्लानिंग। और जब ये माल आ गया उसके बाद में इसकी मैन्युफैक्चरिंग करो, फिर पैकिंग करो, फिर उसके बाद में सप्लायर या रिटेलर्स देखो मार्केट में, फिर इसकी मार्केटिंग करो। ये सब MRP 2 में आते हैं, इसीलिए इसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। दोनों के नाम में चेंज है। एक प्रोडक्ट की स्टेज में, प्रोडक्ट की लाइफ स्टेज में यहां से लाइफ स्टार्ट होती है और यहां पे वो खत्म होती है जब कस्टमर के पास में वो पहुंच जाती है। उसको हमने दो पार्ट्स में बांट दिया है। जब आप कच्चा माल मंगा रहे हो, देख रहे हो कहां तक आएगा, कितना आएगा, इन्वेंट्री प्रिपेयर कर रखी है, बिल बनाए हुए हैं कि भाई कितना माल आ गया, कितना और कच्चा माल लेना चाहिए, ये सब MRP 1 के अंदर आता है। इसको हम नॉर्मली MRP भी बोलते हैं। और जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है और वहां से एक प्रोडक्ट की आगे की जो लाइफ स्टेज होती है, मैन्युफैक्चर करना, पैक करना, सप्लायर देखना, मार्केटिंग करना, है ना, फिर उसके बाद में लॉजिस्टिक वाला देखना कि वो डिलीवरी करके आएगा, ये सब MRP 2 के अंदर काउंट किया जाता है। तो देखिए MRP 1 जो है वो मैंने आपको बताया, यहाँ पर मटेरियल का रिसोर्स देखा जाता है, कच्चा माल जो है वो कहां से आएगा, कितना आएगा, जिससे कि फिर हम आगे की जो स्टेज है उस पर मूव कर सकें। इसमें देखा जाता है कि कितना प्रोडक्शन करने वाले हैं तो कितना माल आ जाए, उसकी पूरी मटेरियल फाइल बना लो, इन्वेंट्री फाइल बना लो, रूटिंग फाइल, मतलब ये चीज देख लो कितना हमको माल लेना है, डिमांड को फोरकास्ट करके, ठीक है ना। और एक बार जब आप ये काम कर लो उसके बाद में फिर मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करो। पहले आप सभी बच्चे मुझे ये बताएंगे कि क्या आपको मोटा मोटा ये समझ में आया MRP या MRP 1 का मीनिंग क्या होता है, और उसके अलावा MRP 2 का मीनिंग क्या होता है। इनका मीनिंग पहले समझना जरूरी है, फिर अंदर की बातें करेंगे। एक बार यहां तक बता दें आप सभी बच्चे मुझे, यहां तक क्लियर है? ओके। अगर कोई भी डाउट हो, मैं बोल रहा हूं दोबारा, आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। देखिए अब इसके बाद में नेक्स्ट ये बोल रहा है एम क्या होता है। अरे एम क्या होता है, बड़ी सिंपल सी बात है यार। एम ये होता है कि हमारे पास में पहले कैलकुलेशन रहे, है ना, ऐसा नहीं हो कि बीच में कोई गैप आ जाए कि आगे से डिमांड आ रही है, हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, हम एडवांस में रॉ मटेरियल को मंगवा के रख सकें, और हम अपना पूरा इन्वेंट्री जो है उसका जो स्टॉक का है उसको हम चेक कर सकें कितना हमको चाहिए। ये इसके एम होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें क्वालिटी माल दे सकें। सोचिए आज एक कंपनी है, आज एक कंपनी है ABC, वो कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है और कच्चा माल किसी पर्टिकुलर से लेती है, तो क्वालिटी बहुत अच्छी है उस प्रोडक्ट। अब उस कंपनी ने क्या किया कि अपने पास में कच्चे माल का स्टॉक तो रखा नहीं, खत्म हो गया, आगे से डिमांड आई और अचानक से उसको रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा है उससे जिससे वो नॉर्मली लेते हैं, तो वो किसी और के पास में रॉ मटेरियल लेने गया, उसकी क्वालिटी बेकार है, तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेकार हो गई। ऐसा ना हो, आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दें, आप फिनिश गुड्स टाइम पर दे पाए, आपकी इस इन्वेंट्री सही हो, वर्क जो है वो हमेशा प्रोग्रेस में चलता रहे, ना तो ज्यादा फालतू का खर्चा हो, ना ही कहीं पर कोई डिस्पैरिटी कमी आ जाए। इसलिए हम इस MRP या MRP 1 का यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही लॉजिकल बात है। कैसे करोगे? पहले ना प्रोडक्शन शेड्यूल बना लो आप। पहले ये देख लो कि हमारी कंपनी में जो है एक दिन में कितना प्रोडक्शन होता है, उसके हिसाब से कच्चा माल मंगवाओ। ये देख लो कि हमारी कंपनी में जो एक ईयर है उसमें कौन से मंथ में कितना प्रोडक्शन होता है, ये चीजें देख लो। पहले प्रोडक्शन का एक शेड्यूल बना लो, मटेरियल फाइल रख के रखो कि कितना आ गया, कितना बच गया है, कितना फिनिश गुड्स निकल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं फिनिश गुड्स निकल नहीं रहा है और हम बनाते जा रहे हैं। इन्वेंट्री फाइल बना के रखो, रूटिंग फाइल, स्टॉक का प्रॉपर रखो, तब जाकर आप कर पाओगे इसको सही से।
वही चीजें यहां तक बता रखे कि लेटेस्ट प्रोडक्शन टेक्निक्स को यूज कर लो, अपने प्रॉपर शेड्यूल्स बना के रखो, अपने प्रॉपर चार्ट बना के रखो, है ना। रॉ मटेरियल देखो कितना है कितना नहीं है, क्वांटिफिएबल टर्म्स में आपको पता होना चाहिए, ऑल दैट, वही सब बातें हैं यहाँ तक रिपीटेड चीज है। इस पर आ जाते हैं हम लोग ने। एक क्वेश्चन आया है मेरे पास में यहाँ पर कि सर रूटिंग फाइल में क्या होता है। रूटिंग फाइल के अंदर ये देखा जाता है डेली का कि कल जो है वो कितना प्रोडक्ट बन गया था, फिर उसके बाद में आज कितना प्रोडक्ट बन रहा है, तो एवरेज निकाली जाती है कि आखिर हम कितना एवरेज में एक दिन में कितना एवरेज प्रोडक्ट बना लेते हैं। उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड करते हैं कि कितना माल हमें खरीदना चाहिए कितना नहीं खरीदना चाहिए, तो हम एवरेज निकाल देते हैं उसका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद में देखो नेक्स्ट आपको MRP2 दिया हुआ है। MRP2 में क्या कर रहे हो आप, MRP2 के अंदर एक्चुअली में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो अब आप, है ना। इसकी मैन्युफैक्चरिंग पर आ चुके हो आप, मैन्युफैक्चरिंग करोगे और कोई दूसरा पार्ट है उसको परचेज कर लोगे, आप सप्लायर से मिलोगे, है ना, सेल्स को ऑपरेशंस में देखोगे, डिमांड को मैनेज करोगे, ये सब चीजें आ जाती हैं यहाँ पर। बेसिकली देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर और कस्टमर के हाथ में मटेरियल पहुंचाने तक का काम इसके अंदर आ जाता है। देखिए आज तक आप लोगों के पास में जो क्वेश्चन आया है एग्जाम में, वो सिर्फ ये आया है कि MRP1 MRP2 क्या होता है ये एक्सप्लेन कर दो। बाई चांस अगर आप लोगों के पास में ये क्वेश्चन आ जाता है कि कंपनी के पास में ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जिनसे वो प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकती है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये MRP1 MRP2 ERP यही लिखना है आपको। बहुत सारे हैं जो स्टडी नोट 1 और 2 में हम पढ़ चुके हैं, खुद देखिए आप। बैलेंस स्कोर कार्ड से भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम से भी ये होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो भी आपको फायदा कराता है, समझ रहे हैं आप लोग। डू पॉइंट एनालिसिस जो है वो भी ये फायदा कराता है। बेंचमार्किंग जो है वो भी ये फायदा कराता है। तो अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि टूल्स बताओ जिससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई जाती है, आप MRP1 MRP2 कोई ERP लिख सकते हो, ओलाप लिख सकते हो। इसके अलावा ये सभी चीजें जो हमने स्टडी नोट 1 और 2 में पढ़ी हैं, ये भी तो टूल्स मेथड्स ही होते हैं जिनके थ्रू कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज किया जाता है। तो सेम चीज आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। ये यहाँ पर तो इसलिए दे दिया है क्योंकि ये इस चैप्टर का पार्ट है। बाकी जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आप सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने आंसर को फ्रेम करोगे। क्लियर ये चीजें आता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप काफी सारी चीजों को देख सकते हो। वो लाला जी वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में, वही चीज है। ये सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल है, जो आपको यूज करना है वो करो, जो आपको वहां से हटाना है वो हटा दो। आज का मॉडर्न है, नई टेक्नोलॉजी इसके अंदर है, कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत शॉर्ट में आपको कंपनी का पूरा डेटा निकाल कर दे देगा। और कंपनी की अगर पहले आप फाइलें बनाते थे सिर्फ, तो आज ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब कंपनी के बियॉन्ड जाकर काम कर रहा है, वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर काम कर रहा है। आपको एक तो पूरा डेटा निकाल कर दे रहा है, उसके अलावा कुछ और चीज भी आपको मैंने आपको बताया था, इसमें सैलरी तक का आप अकाउंट रख सकते हो कि किसको कितनी सैलरी प्रोवाइड करी गई। HR जो है वो जब अपनी लीव्स का, छुट्टियों का जो डेटा बनाता है, इसमें लिख सकते हो। किसको कितने परक्विसाइट्स दिए जा रहे हैं वो सब भी इसमें लिख सकते हो। तो एक एक चीज आ जाती है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी लास्ट क्लास के। तो एक बार सभी बच्चे मुझको ये बता दें यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ तक एक बार जल्दी से बता दें। देखिए ये जो टॉपिक्स है ना, इन पे मैं ज्यादा टाइम खराब करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये आप लोगों का काम है। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं मैनेजमेंट का, और ये आपको दोबारा रिवाइज करना है। अब दो चीजें बहुत ध्यान से सुन लेंगे आप लोग, बहुत ध्यान से सुन। टोटल प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप बच्चों से, टोटल प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, ये नाम सुन के आपके दिमाग में क्या आता है पहले ये बताओ, फिर मैं आगे समझाऊंगा। टोटल प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट क्या लगता है क्या होगा इसके अंदर, नाम से कुछ निकल के आ रहा है क्या, बताओ। ये जो टोटल प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट है, इसके अंदर क्या पढ़ने को मिल सकता है आपके हिसाब से, क्या होगा शायद इसके अंदर। क्या ऐसा होगा इसके अंदर कि टोटल जो प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट है उसके, वो ये बोलता है कि कोई भी कंपनी जब प्रोडक्शन करे तो ध्यान रखे
कि प्रोडक्शन करते वक्त कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट डिफेक्टिव ना बने, है ना। आपको कोई फेलियर्स नहीं होने चाहिए, कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। जब कोई भी कंपनी प्रोडक्शन कर रही है तो आप ये देख लो आपकी मशीन सही से चल रही है, आप ये देख लो आपका रॉ मटेरियल सही है, मतलब प्रोडक्शन में कोई भी दिक्कत ना आए, प्रोडक्शन के अंदर कोई भी दिक्कत ना आए। और वहीं पर अगर मैं बोलूं टोटल क्वालिटी, हाँ इससे प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर वहीं पर मैं बोलूं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट आपने अगर प्रोडक्शन अच्छा कर लिया तो इसकी क्वालिटी जो है वो एकदम सही होनी चाहिए। क्या आप ये बोलना चाहते हो कि क्वालिटी पे कंट्रोल होना चाहिए कंपनी का? क्वालिटी एश्योरेंस जो कंपनी दे रही है, मार्केट में भेज रही है, उसको सही तरीके से मैनेज कर रही है, वो एश्योर्ड है कि मैंने मार्केट में, तो टोटल प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट का मतलब है प्रोडक्शन सही से कर लो, प्रोडक्शन सही से करो। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब है क्वालिटी सही रखो प्रोडक्ट की, सिंपल सी बात है इसमें। इसी से रिलेटेड बाकी का देखो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। टोटल प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो है वो एक सिस्टम है जो ये बोलता है कंपनी के सभी लोगों को कोऑर्डिनेट करना चाहिए जिससे हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, है ना। उसके बाद में बिजनेस का हमारा कल्चर ऐसा होना चाहिए कि हमारी कंपनी की एफिशिएंसी बढ़े, हमारा जो टोटल प्रोडक्शन सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाए, स्टैंडर्ड्स बना लो, वही सब ब्ला ब्ला, वही सब बातें जो रिपीटेड होती है। चेक करो कि कौन सा आदमी जो है वो बढ़िया है, कंपनी की हमारी फिलॉसफी को समझता है, हम क्या चाहते हैं, किस तरीके से हम प्रोडक्शन चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाओ। और जहां पर उनका वीक एरिया है, वहां जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है वहां उन्हें इंप्रूव करो। वो सेम है सब कुछ। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में मेन चीज ये रखो कि क्वालिटी आपकी अच्छा हो, कस्टमर पे फोकस करके रखो, लीडर बन के चलो आप अपने प्रोडक्ट के अंदर, है ना। और हमेशा इंप्रूवमेंट करते रहो, कहीं भी एक जगह पे रुक मत जाओ। तो देखिए आज की क्लास में मैंने आप लोगों को जो भी पढ़ाया ना वो टोटली ज्ञान वाली बातें हैं, और इसको हम लोग काफी पढ़ चुके हैं। इस मैनेजमेंट से रिलेटेड थोड़ा बोरिंग टॉपिक होता है ये। कल जो है हम पढ़ेंगे, कल का टॉपिक थोड़ा सा फिर भी ठीक है, बट आप लोगों को मैं ये एक चीज बता दूं कि स्टडी नोट 2 के अंदर जो मेन टॉपिक्स थे जिनसे रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो हमने स्टार्टिंग की क्लास में पढ़ लिए थे। बैलेंस स्कोर कार्ड से क्वेश्चन आता है, बहुत बार तो 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। डू पॉइंट से क्वेश्चन आता है, 10 नंबर का आ जाता है। बेंच मार्किंग से रिलेटेड आता है, बेंच ट्रेंडिंग से रिलेटेड आ सकता है, नया टॉपिक है। इसके अलावा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और ईआरपी इसके अंदर पढ़ा था, उससे आ सकता है। ओलाप से ज्यादातर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है। तो ये जो आप देख रहे हो ना यहां तक, ये जो पार्ट है, ये इनमें से आपको लेंथी लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ज्यादा का भी आ सकता है, मैं एटलीस्ट 10 नंबर का लेकर चल रहा हूँ। ओलाप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। बाकी जो हम अब पढ़ रहे हैं उनमें से क्वेश्चन आने के कोई चांसेस नहीं है। कल ये आपका स्टडी नोट 2 खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत नॉर्मल सा इसके अंदर टॉपिक बचा है जिसमें इतना कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, एक बार सभी बच्चे मुझको ये बता दें आज हमने जितना पढ़ा वो समझ में आया कि नहीं आया।